डिस्कस करने वाले हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पे। और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के जिस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे वो है सेक्शन 52। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लीज पेंडेंस पे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको डेली लेक्चर मिल सके। अगर आपको कोई समस्या है लॉ से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि ये जो डॉक्ट्रिन है लीज पेंडेंस का, ये इवॉल्व हुआ कहां से हुआ। तो ये इंग्लिश कॉमन लॉ से इवॉल्व हुआ। उसके बाद फॉर द बेटर एडमिनिस्ट्रेशन जस्टिस इसको इक्विटी लॉ ऑफ इक्विटी ने भी अडॉप्ट करा। तो अगर हम लोग बात करें इन जनरल तो लीज पेंडेंस का मतलब क्या होता है। लीज मीन्स होता है लिटिगेशन और पेंडेंस मतलब होता है पेंडिंग। तो लीज पेंडेंस का क्या मतलब हो, पेंडिंग लिटिगेशन। क्लियर। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लीज पेंडेंस कहता क्या है पहले हम लोग ये जानते हैं। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लीज पेंडेंस के अनुसार होता क्या है कि अगर कोई सूट या प्रोसीडिंग पेंडिंग है बिफोर कोर्ट और उस सूट या प्रोसीडिंग का संबंध प्रॉपर्टी के टाइटल से है तो जब तक वह सूट पेंडिंग में है कोर्ट में तब तक उस प्रॉपर्टी को लेके कोई नया इंटरेस्ट क्रिएट नहीं हो सकता है। यही है डॉक्ट्रिन ऑफ लीज पेंडेंस। और ये जो रूल है आपको टीपी एक्ट के सेक्शन 52 में मिल जाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ लीज पेंडेंस है ये किस मैक्सिम पे बेस्ड है, क्योंकि हम लोग आज इस लेक्चर में सेक्शन 52 से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, और इस लेक्चर में मैं आपको हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बताऊंगा सेक्शन 52 से रिलेटेड। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है हर बार की तरह कि आप जब मेरा वीडियो देखें तो आप अपने पास नोटबुक जरूर रखें और जो भी यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए गए हैं उसको लिख लें ताकि आपको बहुत ही मदद मिले आपके जुडिशियल एग्जाम को लेके, या फिर अगर आप बीए या बीएलएलबी या फिर एलएलबी के स्टूडेंट हैं तो आपको उन एग्जामों में भी बहुत ही सहूलियत मिले। इस कारण से आप अपने पास नोटबुक जरूर रखें और जो भी रिलेवेंट पॉइंट है जैसा कि मैंने आपको बताया है इस लेक्चर में बताऊंगा उसको आप राइट डाउन करें। तो आते हैं टू द पॉइंट। देखिए जिस मैक्सिम बेस्ड है लीज पेंडेंस का कॉन्सेप्ट हुआ है पेंडेंट लाइक निहिल इनोवेचर। अब इसका क्या मतलब होता है, इस मैक्सिम का मतलब होता है ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ सूट और यू कैन से लिटिगेशन नथिंग न्यू शुड बी इंट्रोड्यूस्ड और क्रिएटेड। मतलब जब प्रॉपर्टी के संबंध में कोई सूट पेंडिंग में होगा तो ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ सूट उस प्रॉपर्टी को लेके कोई नया टाइटल या कोई नया इंटरेस्ट क्रिएट नहीं हो सकता है। क्लियर। तो आपको इस मैक्सिम से एक बात क्लियर हो जाना चाहिए कि जो कॉन्सेप्ट है, जो प्रिंसिपल है सेक्शन 52 का, वो बेस्ड है पब्लिक पॉलिसी के कॉन्सेप्ट पे। ठीक है। अब आते हैं दूसरा पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों समझने को लेके, वो है कि जो सेक्शन 52 में जिस लीज पेंडेंस का बात किया गया है ये किस आधारशिला पे ये आधारित है, इसका बेस क्या है, बेसिस क्या है। तो देखिए जो सेक्शन 52 में जिस लीज पेंडेंस का बात किया जा रहा है, क्योंकि देखिए जो कॉमन लॉ में जो डॉक्ट्रिन लीज पेंडेंस का वो अलग कॉन्सेप्ट है। ठीक है। अब ये अलग कैसे है मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि जो इंग्लिश कॉमन लॉ के अकॉर्डिंग जिस डॉक्ट्रिन ऑफ लीज पेंडेंस का बात किया जा रहा है उसके अनुसार वह जो डॉक्ट्रिन है वो बेस्ड है प्रिंसिपल ऑफ नोटिस पे, आइदर एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव। ये क्या, ये भी मैं आपको बताऊंगा। बट व्हेन वी टॉकिंग अबाउट सेक्शन 52 is based on the principle of necessity। अब इसका क्या मतलब हुआ, देखिए इसका मतलब हुआ कि जिस डॉक्ट्रिन के बारे में सेक्शन 52 में बात करी जा रही है वो बेस्ड है रूल ऑफ नेसेसिटी पे, ना कि रूल ऑफ नोटिस पे। क्लियर। अब इसका मतलब आप समझिए। इसका मतलब समझाने के लिए आपको एग्जाम्पल लेना होगा। मान लीजिए ए है, बी है और सी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अगर आप इस एग्जाम्पल को समझ लेते हैं तो आपका जो कॉन्सेप्ट है लीज पेंडेंस को लेके क्लियर हो जाएगा। अब देखिए मान लीजिए ए और बी में विवाद है।
प्रॉपर्टी को लेके, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी को लेके विवाद है ए और बी में, टाइटल के बेसिस पे विवाद है। अब हो क्या रहा है कि अब जो विवाद है वो चला गया मामला कोर्ट में। तो जब तक वह मामला कोर्ट में स्थगित है, पेंडिंग में है, उस दरमियान अगर मान लीजिए ए ने प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर दिया सी को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको समझना बहुत जरूरी है। अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गया ए के द्वारा सी को, अगर मान लीजिए हम यह कहते हैं कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ रिस्पेंडेंस है वो बेस्ड है प्रिंसिपल ऑफ नोटिस पे, तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ये जानिए। तो होगा क्या कि अगर मान लीजिए कोर्ट का जजमेंट आएगा, एक ट्रांसफेरर है क्योंकि जिसने प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया सी को, जो थर्ड व्यक्ति है, और डिस्प्यूट है ए और बी के बीच में प्रॉपर्टी के टाइटल को लेकर जो पेंडिंग में है कोर्ट में, तो जो जजमेंट आया कोर्ट का, अब जजमेंट जो है वो ए के अगेंस्ट आ गया। क्लियर? अब ए के अगेंस्ट आ गया तो अब इसको सी को, जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुआ है, उसको तो बेटर टाइटल मिलेगा ही नहीं, टाइटल मिलेगा ही नहीं प्रॉपर्टी में, है ना। तो अब अगर यह हम कहें कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ रिस्पेंडेंस है वो प्रिंसिपल ऑफ नोटिस पे बेस्ड है, तो यहां पे सी क्या कर सकता है, इस बात का प्ली ले सकता है कि उसको इस बात का नोटिस ही नहीं था कि जिस प्रॉपर्टी को उसने खरीदा है ए से, उस प्रॉपर्टी को लेके विवाद चल रहा था कोर्ट में। तो जिसके कारण क्या होगा कि जो कोर्ट का जो जजमेंट आया है वो क्या हो सकता है, वो डगमगा सकता है। एडमिनिस्ट्रेशन जस्टिस में क्या हो सकता है, दिक्कतें आ सकती है, क्योंकि अगर इस बात का प्ली सी को दे दिया गया कि उसको नोटिस नहीं था, तो होगा क्या, तो जो जजमेंट आया है, जो कोर्ट ने जो जजमेंट दिया, उससे क्या होगा, जो एडमिनिस्ट्रेशन जस्टिस है उसको, उसके संचालन में दिक्कतें आएंगी, क्योंकि यहां पे जो जजमेंट पास हुआ है कोर्ट के द्वारा, तब उसको फिर से रिवर्स करना हो जाएगा। समझ में आ रहा है पॉइंट? ठीक है, इसलिए कहा गया कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ रिस्पेंडेंस का जिस सेक्शन 52 में बात किया जा रहा है वो बेस्ड है नेसेसिटी पे। अब नेसेसिटी पे बेस्ड होने का क्या प्रभाव पड़ता है कि सी, जिसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुआ है और ट्रांसफरर के अगेंस्ट जजमेंट आया, तो होगा क्या कि जो ट्रांसफेरी है वो इस बात का प्ली नहीं ले सकता है कि उसको नॉलेज या नोटिस नहीं था कि जिस प्रॉपर्टी को उसने खरीदा है या जो प्रॉपर्टी से ट्रांसफर हुआ है उसको लेके विवाद कोर्ट में चल रहा था। ठीक है, इस बात का उसको प्ली मिलेगा नहीं, और होगा क्या कि ट्रांसफेरी को कुछ हाथ में नहीं आएगा। क्लियर? समझ में आ गया कि बेसिस कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका पॉइंट सेकंड को लेके। अब देखिए, अब आते हैं कुछ रिलेवेंट केसेस पे, क्योंकि केस लॉ भी बहुत जरूरी होता है। चाहे आप जुडिशियल एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप एक लॉ स्टूडेंट हैं, और अगर आप अभी शुरुआती दौर में हैं, तो आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि जो केस लॉ होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी मुद्दा पे, किसी भी टॉपिक पे। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ रिस्पेंडेंस सेक्शन 52 में जिस रिस्पेंडेंस का जिक्र किया गया है, मैं बार बार ये बात क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जो कॉमन लॉ के अनुसार जो रिस्पेंडेंस का कॉन्सेप्ट है वो बेस्ड है नोटिस पे, आइदर एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव। लेकिन 52 में जिस रिस्पेंडेंस की डॉक्ट्रिन का बात किया जा रहा है वो बेस्ड है नेसेसिटी पे। क्लियर? आपको ये पॉइंट ऑफ डिफरेंस याद रखना है। अब देखिए, सबसे पहला जो इंग्लिश केस था वो था बेलामी वर्सेस सवाइन का। अब बेलामी वर्सेस सवाइन के केस में क्या कहा गया आप नोट करो, बहुत इंपॉर्टेंट है, और हर बार प्रीलिम्स के एग्जाम में, चाहे बिहार के प्रीलिम्स जुडिशियल एग्जाम का बात करें या यूपी के जुडिशियल एग्जाम का बात करें, हर जुडिशियल एग्जाम के प्रीलिम्स में पूछा गया है ये केस कि जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का जो सेक्शन 52 है उसका संबंध किस केस से है, और उसमें ऑप्शन आता है बेलामी वर्सेस सवाइन का, और आपको ये नोट करना है। तो हुआ क्या था इस केस में, पॉइंट में आते हैं फिर, कि बेलामी वर्सेस सवाइन के केस में कहा गया कि जो रूल है 52 का वो बेस्ड है नेसेसिटी पे। ठीक है, समझ में आ गया। और इसी बात को हमारे इंडियन कोर्ट ने, दैट मीन सुप्रीम कोर्ट ने भी एक्सेप्ट करा, और किस केस में करा था, वो था राजेंद्र सिंह वर्सेस संता सिंह का केस। क्लियर? अब आते हैं एसेंशियल पे कि सेक्शन 52 का प्रिंसिपल अप्लाई हो, सेक्शन 52 का जो कॉन्सेप्ट है वो अप्लाई हो, इसके लिए किन किन शर्तों को पूरा करना आवश्यक है। तो
तो सबसे पहला कंडीशन ही क्या कहता है कि सूट या प्रोसीडिंग पेंडिंग होना चाहिए। क्लियर, सूट या प्रोसीडिंग पेंडिंग होना चाहिए। दूसरा है कि वह सूट और प्रोसीडिंग जो पेंडिंग होगा वो कहां होगा, तो उस कोर्ट में होगा जो कॉम्पिटेंट होना चाहिए। ठीक है, कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन वाले कोर्ट में सूट या प्रोसीडिंग पेंडिंग होना चाहिए। कहने का मतलब कि अगर मान लीजिए सूट या प्रोसीडिंग उस कोर्ट में पेंडिंग है जो इनकॉम्पिटेंट है विद रिस्पेक्ट टू सच सूट और प्रोसीडिंग, तो होगा क्या, तो सेक्शन 52 का प्रिंसिपल एप्लीकेबल नहीं होगा। क्लियर हो गया उस सूट प्रोसीडिंग्स में। ठीक है, क्लियर। दूसरा आपको एसेंशियल भी क्लियर है। तीसरा आते हैं, तीसरा कहता है कि उस सूट या प्रोसीडिंग का संबंध होना चाहिए इमूवेबल प्रॉपर्टी के राइट से, ठीक है, या टाइटल से। चौथा, वह सूट और प्रोसीडिंग जो है कॉल्यूसिव इन नेचर का नहीं होना चाहिए। अब कॉल्यूसिव इन नेचर का मतलब क्या हुआ ये समझिए। मान लीजिए ए और बी के बीच में जो विवाद है वो काल्पनिक है, वो विवाद है नहीं बोल के, ठीक है, वो विवाद जो है सिर्फ नाम मात्र का विवाद है ए और बी के बीच में प्रॉपर्टी को लेके, इमूवेबल प्रॉपर्टी को लेके। ठीक है, विवाद वास्तविकता में है नहीं, लेकिन वो ऐसा प्रतीत करा रहा है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी को लेके ए और बी के बीच में विवाद है। ठीक है, तो दोनों का मिली भगत है। अब ऐसा वो क्यों कर रहा है, यहां पे दोनों का इंटेंशन मालाफाइड है। क्लियर, वो तीसरे व्यक्ति के साथ फ्रॉड करने के संबंध में वो सूट जो है या प्रोसीडिंग जो है वो इंस्टीट्यूट करा है कोर्ट में। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, सेक्शन 52 का जो कॉन्सेप्ट है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। आपको हर एक बारीकी से मैं बता रहा हूं, तो आप ध्यान से इस लेक्चर को देखो। अब देखिए जो नेक्स्ट एसेंशियल कंडीशन है वो क्या कहता है कि प्रॉपर्टी जो डिस्प्यूट में है उसका ट्रांसफर होना आवश्यक है। जैसे कि यहां प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में था और उसका ट्रांसफर होना आवश्यक था, तो ट्रांसफर हुआ भी, ए के द्वारा सी को हुआ ट्रांसफर। क्लियर, अब ये जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुआ ए के द्वारा सी को, इससे क्या होना है, तो जो अंतिम कंडीशन है वो यह कहता है कि उस ट्रांसफर से जो दूसरा पार्टी कौन है, बी है, तो उसके इंटरेस्ट को क्षति पहुंचे। क्षति पहुंच भी रहा है, समझ में आ रहा है। क्लियर, अब क्योंकि ये भी टाइटल के बेसिस पे ही ना प्रॉपर्टी पे अपना टाइटल का हक जमा रहा तभी ना वो ए के साथ सूट लड़ रहा है। क्लियर, समझ में आ रहा है। तो यहां जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगा, इससे जो दूसरा पार्टी है टू दी सूट और लिटिगेशन, उसके अधिकार पे क्या हो, उसका अधिकार हनन हो, उसके राइट का वायलेशन हो ट्रांसफर से। क्लियर, तो अगर ये कंडीशन, एसेंशियल कंडीशन पूरा हुआ तो क्या होगा, तो यह होगा कि अगर कोर्ट का जजमेंट ए के फेवर में आया, क्योंकि ए ने ट्रांसफर किया प्रॉपर्टी सी को, तो अगर ए के फेवर में कोर्ट का जजमेंट आया तो ही सी को, जो तीसरा व्यक्ति है, उसको टाइटल मिलेगा प्रॉपर्टी में। अगर ए के अगेंस्ट आ गया जजमेंट तो क्या होगा, तो सी का कोई अधिकार नहीं होगा उस प्रॉपर्टी पे। क्लियर, तो अधिकार हो जाएगा बी का, क्योंकि बी का जो टाइटल है वो एस्टैब्लिश्ड हुआ बाय द जजमेंट ऑफ द कोर्ट। इसलिए अगर ए के अगेंस्ट आ गया जजमेंट तो फिर सी को कुछ नहीं हाथ आएगा, है ना। अगर ए के फेवर में आया तो ही सी ओनर माना जाएगा प्रॉपर्टी का, जो उसको ट्रांसफर हुआ ए के द्वारा। क्लियर कंसेप्ट है आपका लिस्पेंडेंस का। अब देखिए कुछ रिलेवेंट पॉइंट, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताऊंगा सेक्शन 52 को लेके। तो पहला रिलेवेंट पॉइंट है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी पे जो डॉक्ट्रिन ऑफ लिस्पेंडेंस का वो अप्लाई नहीं होता है। कहने का मतलब कि अगर कोई सूट या प्रोसीडिंग जिसका संबंध मूवेबल प्रॉपर्टी से है, तो फिर अगर वो सूट प्रोसीडिंग पेंडिंग है और उस मूवेबल प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया गया ट्रांसफरर के द्वारा ट्रांसफेरी को, ठीक है, और जो भी जजमेंट आया, तो यहां पे अगर जजमेंट ट्रांसफेरर के फेवर में आया तो ट्रांसफेरी लिस्पेंडेंस का सहारा नहीं लेगा टाइटल को प्राप्त करने के संबंध में, क्योंकि उस ट्रांजैक्शन पे जो डॉक्ट्रिन ऑफ लिस्पेंडेंस है सेक्शन 52 एटीपी एक्ट वो एप्लीकेबल नहीं माना जाएगा। क्लियर, अब देखिए जो दूसरा लेवल पॉइंट है वो ये है, यहां पे कहा गया प्रॉपर्टी मस्ट बी ट्रांसफर, प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होना जरूरी है। तो यहां पे ट्रांसफर बाय एक्ट ऑफ द पार्टी भी हो सकता है या बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ हो सकता है। दोनों ट्रांसफर पे डॉक्ट्रिन ऑफ लिस्पेंडेंस एप्लीकेबल है। क्लियर, अब देखिए जो तीसरा रिलेवेंट पॉइंट है वो यह है
कि जो कंप्रोमाइज सूट है उस पे भी डॉक्ट्रिन ऑफ लिस्पेंडेंस एप्लीकेबल है। क्लियर। और जो चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यह है, बहुत इंपॉर्टेंट है चौथा कहता है कि क्या सेक्शन 52 का कोई अपवाद है। कहने का मतलब कि अगर ये पूरा कंडीशन जिसका जिक्र करे हैं हम लोग अभी वो फुलफिल हो रहा है, फिर भी ट्रांसफेरी जजमेंट से बाउंड नहीं होगा कोर्ट का। तो कब? अगर मान लीजिए प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुआ है कोर्ट के सहमति से, अगर कोर्ट के सहमति से प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगा तो उस ट्रांसफर पे 52 का जो प्रावधान है टीपी एक्ट का वो अप्लाई नहीं होगा। तो ये कुछ रिलेवेंट पॉइंट है दोस्तों, आपको नोट करना है। इमूवेबल प्रॉपर्टी को लेके, इनवॉलेंटरी ट्रांसफर को लेके, ठीक है, ट्रांसफर विद द कंसेंट ऑफ कोर्ट को लेके। क्लियर। ये रिलेवेंट पॉइंट है, आपको नोट करना ही चाहिए। अगर आपको हर एक बेसिक नॉलेज होना है या होना आपको चाहते हैं कि आपको हो लिस्पेंडेंस के डॉक्ट्रिन को लेके, तो आप इसको नोट जरूर करें। तो दोस्तों इस लेक्चर को हम लोग कंक्लूड करते हैं। तो आज इस लेक्चर में हम लोगों ने देखा पहला कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ लिस्पेंडेंस है इंग्लिश कॉमन लॉ का अलग है और जो सेक्शन 52 में बात किया गया वो अलग है। किस मैक्सिम पे बेस्ड है, उसका मीनिंग क्या है, बेसिस क्या है सेक्शन 52 का, किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है वो, ठीक है। उससे रिलेवेंट केसेस हम लोगों ने देखा, उसके एसेंशियल कंडीशन के बारे में हम लोगों ने जाना, और जो बेसिक रिलेवेंट पॉइंट है सेक्शन 52 को लेके वो सभी बातें मैंने आपको बताई। तो आज इस लेक्चर में अब इतना ही। आपका आप तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।